अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 7वां चैप्टर, जो ऑफिसर एकेडमी के द्वारा लॉन्च किया जो न्यू बुक है एनसीईआरटी लेवल जो सभी एग्ज़ामों के लिए जो है महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम 7वां चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा आविष्कार यातायात प्रणाली में सबसे पहला एवं अहम आविष्कार माना जाता है? तो याद रखना, पहिए को अहम आविष्कार माना जाता है। पहिए के आविष्कार ने यातायात प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। पिछले हजारों वर्षों में पहिए के डिजाइन में सुधार किए गए। पहियों पर चलने वाली गाड़ियों को खींचने के लिए पशुओं का उपयोग किया जाता था। पहले क्या था? गाड़ी के खींचने के लिए पशुओं का उपयोग किया जाता है। दूरी मापने का सही मापक कौन सा नहीं है? बाली, सत, फीता, पैमाना, फैली बाहें। तो यानी दूरी मापने का सही मापक कौन सा नहीं है? फैली बाहें। बाहें जो हैं सबका बाहें अलग अलग होता है। कोई छोटा है, कोई व्यक्ति छोटा, उसका हाइट कम है तो उसका बाहें कम होगा। तो कोई ज़्यादा लंबा है तो उसका हाइट इसका बाहें, तो इसलिए जो है मापक जो है सही नहीं है। लोग एक कागज कपड़ा फैली बाहें सिरे से अपने ठोड़ी तक मापते हैं। रोमवासी अपने पग अथवा कदमों से लंबाई मापते थे। प्राचीन भारत में छोटी लंबाइयों को मापने के लिए उंगली अथवा मुट्ठी का उपयोग किया जाता था। छोटी लंबाई को मतलब उंगली, मुट्ठी का क्या कहते थे। आज भी भारत के कई शहरों में हम पुष्प विक्रेताओं को हारों को बेचते समय अपनी भुजाओं का उपयोग लंबाई के मात्रक के रूप में करते हैं। देख सकते हैं इस विधा अनुसार शरीर के ऐसे भागों का मात्रों के रूप में उपयोग होता रहा अर्थात दूरी मापने का मापक फैली बाहें नहीं है। कहाँ दूरी मापने का फैली बाहें नहीं है। मापन की मानक प्रणाली को क्या कहते हैं? मापन की मानक प्रणाली को क्या कहते हैं? मीट्रिक पद्धति कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति शरीर की माप में थोड़ी सकती है। शायद इसी कारण भी मापने में उलझने में आई होगी। मापन में उलझने आई होगी। 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे मीट्रिक पद्धति कहते हैं। फ्रांसीसियों ने मापक की एक प्रणाली की जिसे क्या बोला जाता है? जिसे मीट्रिक पद्धति कहते हैं। सम्मिलित करना, 1 मीटर बराबर क्या होता है? 1 मीटर बराबर जो है 100 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर बराबर जो होता है 1000 मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर जो है 10 मिलीमीटर। 5 किलोमीटर बराबर जो है 5000 मीटर। तो इसमें क्या पूछा देखते हैं। ए नंबर ऐसे मिलान करना तो ये हो जाएगा। प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है जिन्हें सेंटीमीटर कहते हैं। अर्थात 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर 10 बराबर भाग होते हैं जिन्हें मिलीमीटर कहते हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर 100 अर्थात 10 मिलीमीटर। लंबी दूरियों के मापने के लिए मीटर एक सुविधाजनक मात्रक नहीं, इसके लिए हम एक बड़े पर हासिल करते हैं, इसे किलोमीटर कहते हैं। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। अब हम अपने
सभी मापन क्रियाकलापों को मानक पैमाने का उपयोग करके दोहरा सकते हैं तथा लंबाइयों को SI मात्रकों में माप सकते हैं। ऐसा करने से पहले हमें दूरियों तथा लंबाइयाँ मापने का सही ढंग जानना आवश्यक है। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच की दूरी को किसमें मापना सुविधाजनक है? याद रखना, किलोमीटर में मापना सुविधाजनक है और कन्याकुमारी के बीच की दूरी को मापने के लिए किलोमीटर मापना सुविधाजनक है। प्राचीन मिस्र के लोग लंबाई मापने के लिए प्रयोग करते थे गज का, फुट का, ज्यामितीय रचना का, कोहनी से उंगली के छोर तक की। याद रखना, प्राचीन मिस्र के लोग, प्राचीन में जो समय मिस्र में जो रहते थे लोग, उसे लंबाई मापने के लिए किसका प्रयोग करते थे? कोहनी से उंगली की छोर तक की लंबाई। कोहनी से जो है उंगली की छोर तक की लंबाई को ये मिस्र की सभ्यता के समय मापते थे। प्राचीन भारत में छोटी लंबाई को मापने के लिए अंगुल, उंगली अथवा मुट्ठी का उपयोग किया जाता था। आज भी भारत के कई शहरों में हम पुष्प विक्रेताओं को पुष्पहारों को बेचते समय अपनी भुजाओं का उपयोग लंबाई के मात्रक के रूप में करते हुए देख सकते हैं। सुविधा अनुसार याद रखना क्या होता है? सुविधा अनुसार शरीर के ऐसे बहुत से भागों का मात्रकों के रूप में उपयोग होता रहा है। क्या होता रहा? कोहनी से अंगुली के छोर तक की लंबाई, जिसे हाथ कहते हैं, लंबाई के मात्रक के रूप में प्राचीन मिस्र में उपयोग किया जाता था, जिसे संसार के अन्य भागों में भी मान्यता प्राप्त थी। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मापन के लिए मीट्रिक प्रणाली का रचना किस देश ने की? याद रखना, फ्रांसीसी ने मीट्रिक प्रणाली की रचना की थी। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर के मापों में थोड़ी भिन्नता हो सकती, शायद इसी कारण भी मापन में उलझन आई होगी। 1790 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली रचना की, जिसे मीट्रिक पद्धति कहते हैं। कब? 1790 में। किसे क्या था? मीट्रिक पद्धति कहते हैं। किसने? फ्रांसीसी ने। निम्नलिखित सरल रेखीय गति कौन नहीं? सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति, किसी परेड में सिपाहियों की मार्च पास्ट की गति, किसी गिरते पत्थर की गति, फुटबॉल खिलाड़ी की गति। सीधी रेखीय नहीं पूछा तो ये फुटबॉल तो इधर उधर खिलाड़ी गति करते हैं, एक सीधा थोड़ा। अपने सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति, किसी परेड में सिपाहियों के मार्च की गति अथवा किसी गिरते पत्थर की गति। 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में धावक भी सरल रेखा के अनुदिश दौड़ते। इन सभी उदाहरणों में हम यह देखते हैं कि वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति कर रही। इस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। फुटबॉल खिलाड़ी की गति मैदान में अलग अलग दिशाओं में मुड़ते हैं, दौड़ते हैं और अपनी गति की दिशा बदलते रहते। यह गति सीधी नहीं होती है, इसीलिए यह रेखीय गति
नहीं है। यह एक घुमावदार गति या दिशा बदलने वाली गति है। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्न से वर्तुल गति कौन है? इनमें बताना है वर्तुल गति। सीधे सड़क पर किसी वाहन की गति, बिजली की पंखे की गति, किसी गिरते पत्थर की गति, फुटबॉल खिलाड़ी की गति। बिजली की पंखे की गति जो है वर्तुल गति है। क्या है? वर्तुल गति। एक पत्थर लीजिए, क्या करना है? लीजना है पत्थर। इससे एक धागा कहते हैं, इससे धागा बांधिए तथा अपने कहता हाथ से इसे तेजी से घुमाइए। पत्थर की गति को ध्यान से देखिए। हम देखते हैं कि पत्थर वृत्तीय पथ की अनुदिश गति कर रहा है। इस गति में पत्थर की आपके हाथ से दूर समान रहती है। इस प्रकार की गति वर्तुल गति है। क्या है? इस प्रकार की गति क्या है? वर्तुल गति। बिजली के पंखे की पंखुड़ियों पर अंकित चिन्ह की गति, किसी घड़ी की सेकंड की सुई की गति वर्तुल गति का उदाहरण है। अगला देखते हैं क्या है? वर्तुल गति। देखो, वर्तुल गति करते कुछ वस्तु, ये पंखा हो गया। क्या है? पंखा। उसके बाद ये देखें, वर्तुल गति का उदाहरण है पंखे की पंखुड़ी की सुई, धागा से बांधा हुआ पत्थर की गति। तो ये सभी जो हैं सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी जो हैं तीनों कथन सही हैं। एक पत्थर को धागा बांधिए तथा अपने हाथ से इसे तेजी से घुमाइए। पत्थर की गति को ध्यान से देखिए। हम देखते कि पत्थर वृत्तीय पथ के अनुदिश गति कर रहा है। इस गति में पत्थर की आपके हाथ से दूर समान रहती है। इस प्रकार की गति को वर्तुल गति कहते हैं। बिजली के खंभे की पंखुड़ियों पर अंकित किसी चिन्ह की गति, किसी घड़ी के सेकंड की सुई की गति वर्तुल गति का उदाहरण है। आवर्ती गति का उदाहरण, वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर लहराना, झूला झूलते हुए बच्चों की गति, सितार की डोर की गति। तो ये सभी जो हैं आवर्ती गति हैं। याद रखना, ये सभी क्या हैं? आवर्ती गति। जो अंतराल के बाद आपने गति को दोहराती हैं, यानी जो अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती हैं, इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। डोरी से बांधा हुआ वही पत्थर लीजिए जिसे आपने क्रियाकलाप साथ में उपयोग किया था। अब डोरी को अपने हाथ में थाम लीजिए तथा पत्थर को डोरी से लटकने दीजिए। यह एक लोलक है। दूसरे हाथ से पत्थर को एक तरफ खींचिए और फिर स्वतंत्र गति करने के लिए छोड़ दिए। लोलक की यह गति आवर्ती गति है। एक उदाहरण है, आवर्ती गति का उदाहरण है, वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर लहरना, झूला झूलते बच्चे की गति, सितार की डोरियों की गति, बजते समय ढोलों तबलों की झिल्लियों की गति। ये सभी जो हैं उदाहरण है जिनमें वस्तुएं एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती हैं।
लुढ़कती हुई गेंद में कौन सी गति होती है? लुढ़कती हुई गेंद में आवर्ती गति, वर्तुल गति, घूर्णन गति, सरल रेखीय गति। तो याद रखना क्या होता है, घूर्णन गति, सरल रेखीय गति। जिस तरह पलट पलट के जा रहा है तो घूर्णन गति हो रहा है, और सीधा टाइप जा रहा है तो क्या है, सरल रेखीय गति। तो कथन 3 और 4 हो जाएगा। गेंद किसी फर्श में लुढ़कती और घूर्णन करती हुई आगे की ओर गति करती है। इस प्रकार गेंद सरल रेखीय गति के साथ घूर्णन गति भी करती है। क्या आप ऐसे अन्य उदाहरण बता सकते हैं जिनमें वस्तु की गति विभिन्न प्रकार की गतियों से मेल करती है? इस अध्याय के अंतर्गत हमने बहुत से मापन क्रियाकलाप किए हैं तथा कुछ प्रकार की गतियों के विषय में चर्चा की है। हमने देखा कि समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। स्थिति में हुए इस परिवर्तन को हम दूरी द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। आठवां चैप्टर इसके जो है हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।